जुर्रत, कुर्बानी और आज़म की कहानी। ये दास्तान एक ऐसे सिपाही की जिसने वतन की मिट्टी से किया गया अहद निभाया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के एक बहादुर SSR की जो नौजवानी में वर्दी का ख्वाब आंखों में सजाए इस काफिले का हिस्सा बना। वहाँ का बॉर्डर की सरहदी हवा में पहली बार सांस ली और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुर्रतमंदाना तरीके से SSG कमांडो की ट्रेनिंग भी हासिल की, जहां पसीना जज्बा बनकर बहता है और हर कदम फतह की तरफ बढ़ता है। फिर आया साल 2005 जब जमीन लरज़ उठी और मलबे तले दबे लोगों को सहारा देने के लिए वो निकल खड़ा हुआ, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए उम्मीद की शम्मा बनकर। और फिर बैनुल अक़वामी मिशन आइवरी कोस्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे तले अमन की पहचान बना। आज वो सोल्जर की वर्दी उतार चुका, मगर खिदमत का सफर रुका नहीं। अब वो एक वकील के रूप में रेंजर्स के लिए कानून की राहें हमवार कर रहा है, क्योंकि एक सच्चा मुहाफिज हमेशा मुहाफिज ही रहता है। सैयद फ़खर अब्बास काज़मी साहब, SSR पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। सर, फोर्सेस ही क्यों? क्या चीज़ थी जो आपका पैशन बन गई कि मैंने फोर्स ज्वाइन कर ली? जो मेरी पर्सनल मोटिवेशन थी वो मेरे फादर थे। तो मेरे फादर क्योंकि सोल्जर ही थे और घर में जो माहौल था या जो चीज़ें थीं, तो हम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट अपने फादर को देख के होते थे। तो तालीम मुकम्मल करने के बाद इनिशियल तालीम के दौरान ही मतलब जो हमारा एक सेगमेंट होता था नेशनल कैडेट कोर्स NCC, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो यूनिफॉर्म का जो पैशन था वहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा। नई, क्योंकि 99 में पाबंदी लग गई थी, काफ़ी बड़ी नई पौधों को पता नहीं होगा। कॉलेजेस में कराई जाती थी? जी, कॉलेज में कराई जाती थी, तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन टैक देने के लिए कि ओवरऑल जो एक अस्करी या एक जो मुल्क के दिफा के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो एक स्टूडेंट के जहन में डाल दी जाएँ कि जी पॉजिटिवली आपने अपने आप को किस तरह मेंटेन करना है और मुल्क की सलामती और उसकी बेहतरी के लिए किस तरह से आपने अपने आप को तैयार करना है। तो वो हमने ज्वाइन की और उसके बाद जो ओवरऑल एक कह रहे हैं कि जो जज्बा था वो यही था कि हमने फोर्सेस को ज्वाइन करना है जी। इनिशियली मैंने ट्राई किया पाकिस्तान आर्मी में, तो शायद उस मेयार के ऊपर मैं पूरा नहीं उतर सकता था, या ये तो किसी को नहीं पता लगता, बस मैं कहता नॉट रिकमेंडेड है, रीज़न नहीं होता ना। हाँ, लेकिन उसमें ये एक चीज़ ज़रूर बताते हैं कि जी इफ़ यू आर नॉट फिट फॉर द आर्मी इट डज नॉट मीन कि आप किसी और सिस्टम में भी फिट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने ऑब्ज़र्व की जो मुझ में नहीं होंगी शायद, और वो नॉट रिकमेंड हो गया। कौन सा लॉन्ग कोर्स कौन सा था, कुछ याद है? नहीं, ये OTS होता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, बैक मतलब इन 86-87 की बात है, 87 की बात उसमें। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद फिर रेंजर्स तो थी जी हमारे सामने, लेकिन मेरा कोई प्रायोरिटी नहीं थी कि मैंने रेंजर्स ज्वाइन करनी है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि मैंने सिविल जॉब स्टार्ट की, और सिविल जॉब स्टार्ट करते हुए कुछ लोग मेरे पास आए, दोस्त मेरे, या रेंजर्स में इस तरह से कि वैकेंसीज जो है वो निकली हैं, तो हमें ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये टेस्ट वगैरह करा दो और इस तरह से करके, ताकि हमने आप सिविल जॉब कर रहे थे वहाँ वो फैसिलिटी थी? फैसिलिटी थी, वो कोई अफसर थे उसे टेस्ट करते, डॉक्यूमेंटेशन का जो एक प्रोसीजर है हमारा, ताकि हम जो है हमने अप्लाई करना। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उनको हौसला अफजाई मैंने नहीं की थी कि भाई नहीं यार आप जो है ना इसमें ना जाओ, और कुछ और कहते नहीं यार जाना है, मतलब यूनिफॉर्म है, बड़ा बॉर्डर्स हैं, बड़ा एक मकाम है ये वो। तो मुझे कहते हैं कि तू भी अप्लाई कर। ये 89 की बात है, 87-88 की बात है, 87-88 की बात है। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी उन्होंने ही लिए जी, ठीक है, और ले के तो जाके जमा करवा दी। मैंने अपने फादर को नहीं बताया। आप खुद गए भी नहीं, मैं गया भी नहीं ना, क्योंकि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था, दिल ही नहीं था, तो आपने बोला हाँ ये चले नहीं, तो वो वहाँ पे उन्होंने जमा करवा दी। उसके बाद कॉल लेटर में आ गए। एट दैट टाइम मतलब मैंने वालिद को नहीं बताया कि भाई इस तरह से जो है, लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट डेवलप होता गया। जिस तरह प्रोसेस से गुजरते गए तो चीज़ों को अबूर करते गए और एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता गया। तो जब फाइनल पे पहुंच गया ना जी, तो मैंने फादर को बताया कि भाई इस तरह से मेरा फाइनल इंटरव्यू है, तो इसमें आप देख लें। तो कहते तूने मुझे बताया नहीं। मैं कहा जी बस मुझे अंदर था एक शौक, तो पहले आपने क्योंकि मुझे ऑफ़र की थी और मैंने कहा था जी नहीं मैंने नहीं जाना, लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको ज्वाइन कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई गॉट सेलेक्टेड जी। तो कुछ फादर की जो ओवरऑल लेगेसी थी वो मेरे काम आई, वो उसको ऑनर करते हुए फिर आई ज्वाइन पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब। सही। और कितने अरसे का, ये तो आपके एकेडमी तक का सफ़र है, एकेडमी के दौरान क्या हुआ? और ऐसे है कि बेसिकली रेंजर्स और कहाँ पर थी एकेडमी? ये मंडी बहाउद्दीन में, पाकिस्तान रेंजर्स अकेडमी, उसको इसको कहते थे ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल। तो
हमने ये जो मेन हेडक्वार्टर था हमारा, रेंजर्स हेडक्वार्टर, वहाँ पे सबको कॉल किया कि जो लोग सेलेक्टेड थे यहाँ से हमें बसों में डाल के उन्होंने रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप किया। रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी लाला मूसा तक, तो लाला मूसा उतरे, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी मंडी बहाउद्दीन तक। मंडी बहाउद्दीन स्टेशन पे उतरे, आगे फिर ट्रक में लेने के लिए आए हुए थे, हम ट्रकों में बैठे हम चले गए ट्रेनिंग सेंटर स्कूल मंडी बहाउद्दीन। आपने लेकिन कहते हैं ना पहला जो दीदार हुआ होगा तो वो क्या था, वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या आया? देखो जी, मैं बेसिकली बीइंग सोल्जर सन, मतलब क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक मैं वाकिफ़ था कि इनका क्या माहौल होता है, किस तरह से ये बिहेव करते हैं, किस तरह से इनके शब रोज़ गुजरते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नए थे, मतलब उनकी फ़ीलिंग इंटायरली डिफरेंट थी मेरे से। तो जब हम वहाँ पे गए तो आगे से उन्होंने हमें लाइन अप वगैरह करके जो प्रोसीजरली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस था वो उन्होंने किया और हमें मुख्तलिफ उन्होंने हिस्सों में तकसीम कर दिया जी। उसके बाद हमें यूनिफॉर्म वगैरह इशू हुए और विद पैसेज ऑफ टाइम, मतलब 3-4 दिन के बाद हमारी कटिंग वगैरह हो गई और फिर हमने अपने आप को फ़ील किया कि हम किसी माहौल में ना अभी इंटर हो रहे हैं। तो बस प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अभी वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। रैगिंग नहीं हुई? नहीं, उस वक्त नहीं, क्योंकि एट दैट टाइम मेरा ख्याल है डायरेक्ट एंट्री जो डायरेक्ट इनरोलमेंट थी हमारी काफ़ी अर्से के बाद हमारी हुई और आगे जाने के लिए जो उनके अरेंजमेंट्स थे उसमें कोई हमारा पहले बैच भी सीनियर वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है, जो कि हमें उस तरह से आगे से जो है वो ट्रीट करता। तो हमने बस जाए और वहाँ पे एडजस्ट हो गया, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेनिंग काफ़ी टफ हालात में हमने गुजारी थी और जो इंस्ट्रक्टर थे वे वर ट्रूली प्रोफेशनल्स, ठीक है, और हमें एज ए यंग कह लें कि जी इनटेक जो थी हमारी, एज ए सब इंस्पेक्टर थे, हवालदार थे, नायक थे हम लोग, और हमें उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और उसके बाद जो ट्रेनिंग थी हमारी वो उसका आगाज़ हो गया। सुबह कब उठाया जाता था, कितना लंबी ट्रेनिंग होती थी, 24 घंटे कैसे गुजरते? सबसे जो मेन चीज़ होती है जी ट्रेनिंग में वो ये होती है कि आपका जो माइंड है ना, सिविलियन से उसको ट्रांसफ़र करना है फोर्सेज में। तो कहा यह जाता है कि अब जितना आपको मेंटली फिज़िकली एंगेज रखा जाए उतना ही जो है ना आप उस माहौल को ज़्यादा जल्दी से अडॉप्ट करते हैं कि आपके जहन से वो जो पिछली चीज़ें हैं वो निकल जाएं और आप उसी में मशगूल हो जाएं जो काम आपने अपने फ्यूचर में आगे करना है। तो हमारा आगाज़ मतलब राइट अज़ान से भी पहले स्टार्ट हो जाता था जी। सुबह सुबह वो स्टाफ हमें आ जाते थे, उठा देते थे, ठीक है, और उठा के फर्स्ट वीक में उठाते थे। उसके बाद विसल ही होती थी, विसल होनी है और हमने उठना है और उठ के तो फिर जो है वो हमने अपना जो सारा सिस्टम जो है वो अपना वो नहाना धोना है, सारा कुछ करना है। उस पर निक्कर होती थी पहननी है, ऊपर शर्ट पहनी है और जाके पीटी ग्राउंड में जाके फॉलन हो जाना है। बस वहाँ से डे जो स्टार्ट हो जाता था। अभी सूरज फुल नहीं निकला होता था और हम वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद होते थे और फिर वहाँ से हमारी वो स्टार्ट हो जाती थी फिज़िकल जो एक्टिविटी होती थी। फिज़िकल एक्टिविटी के बाद फिर ये होता है कि तकरीबन आधा घंटा में रेस्ट होती थी, नाश्ता वगैरह हम करके तो फिर हम अपना वो ट्रेनिंग वाला लिबास पहन के फिर क्लासों में चले जाते थे। कुछ बैठ के हमें चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो सिलेबस होता था, कुछ फिर ग्राउंड में जाके प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो अडॉप्ट की, जिसमें ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है और काफ़ी इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एक्सरसाइजेज़ हैं, ये सारी की सारी फिर ऑन ग्राउंड में होती थी सुबह से शाम तक। सेकंड टाइम फिर ये होता था कि 2 घंटे के लिए रेस्ट होने के बाद फिर गेम के लिए फॉलन होना पड़ता था और वो मैंडेटरी होता था कि एवरीबॉडी शुड अटेंड द गेम पीरियड ना। तो जब गेम पीरियड अटेंड करना, शाम तक मगरिब तक हुआ उसमें मशहूर रहना। उसके बाद फिर आना, नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ने के बाद खाना वगैरह खाना, फिर नाइट की भी ट्रेनिंग हमारी होती, फिर विसल हो जानी, फिर फॉलन हो जाना। इस दौरान इस सारी एक्टिविटी के दौरान जो आराम का टाइम होता था ना जी, उसमें भी कुछ इस तरह से हमें रिलैक्स नहीं किया जाता था कि ये बिल्कुल जाके सो जाएं और फिर उठे ही ना। उसमें भी स्टाफ जो है हमारे पीछे होता था, दरमियान में आके एक चेक विसल ज़रूर होती थी कि जी फिर आ जाओ जी, फिर वो चले जाना। यानी अपने के अंदर जो आपका एक रिलैक्स है, आराम है, जो आपकी मर्ज़ी है उसको ख़त्म करना है और अपने आप को आपने ढालना है, अपने आप को पेश करना है टू डिफेंड दी मदरलैंड जी। फिर अपनी प्रायोरिटीज़ ख़त्म हो जानी है आपकी और फिर आपने जो है ना उसी के जो माहौल है अपने ऊपर तारी करना। अकेडमी में कभी कोई मज़ेदार वाक़या हुआ कि चलते चलते सो गए हो या फायरिंग रेंज में वो गन पे सर रख के नींद आ गई हो, ऐसा कभी हुआ? क्योंकि सोने ही नहीं दे रहे थे आपको। ऐसे होता था जी, ऐसे होता था। मतलब काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं, तो अल्लाह जनसीब करे, हमारे एक दोस्त हैं वो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो वो खड़े होते थे और सो जाते थे। खड़े होना तो इस तरह खड़ा होता था और सोया हुआ होता था, तो जो सामने स्टाफ होते थे तो फिर उन्होंने ना वहाँ से शाउट करना उसको ना,
अभी नाम मैं नहीं लूँगा उनका, कि भाई ओ भाई किधर हो, फिर उसको हिलाना कि यार उठ खड़ा हो जा। तो ये चीज़ें मतलब उस एज में उस वक्त में ये चीज़ें होती हैं यार। अच्छा, मज़ा आ रहा था बीच में अच्छा, कितने साल की ट्रेनिंग होती है? बेसिकली हमारी 6 माह की ट्रेनिंग होती है, 24 वीक्स ना। सही। और उस 24 वीक्स में मतलब इट इज़ हार्ड, टफ़ होती है, काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती है, क्योंकि सालों का जो आपका जो मटेरियल है वो 6 महीने में आपने उसको हज़म करना है और अपने ऊपर तारी करना है। तो 6 महीने में हम बिल्कुल हम दिल किया कि कभी ट्रेनिंग एकेडमी की दीवार टाँपे और घर भाग जी हाँ, मतलब मेरा तो नहीं किया बेसिकली, क्योंकि मैं जिस सर्कमस्टांसेस से वहाँ गया था। आप फिट थे इतने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि फ़ादर की तरफ से या जो एक माहौल की तरफ से हमें चीज़ें इनहेरिटेड हुई थी उसको हमने लिया हुआ था। लेकिन कुछ लोग सख्त दिल बर्दाश्त थे। हमारे एक दोस्त थे ज़मीर हैदर, वो अभी इंटरनेशनल एम्पायर भी रहे हैं क्रिकेट के ना। अच्छा। वो हमारे साथ थे ट्रेनिंग में वहाँ, तो वो क्रिकेट खेलते थे बहुत अच्छी। तो तीसरे चौथे दिन वो कहते हैं यार मेरे को ये नहीं होता सारा मैं तो बड़ा आया था कि इतने ना सब इंस्पेक्टर थानेदार भर्ती हो गया और ये करना है वो करना है, ये मेरे को नहीं होता सारा। तो आफ्टर 1 वीक मतलब वो उन्होंने ना वहाँ से वो तशरीफ़ ले गए वापस, चले गए? हाँ छोड़ गए। वो कहते हैं मेरे को नहीं होता है कि कम या वैसे उठा देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, मतलब आराम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, मुझसे ही नहीं होता। कोई उस्ताद अपना वहाँ का याद ट्रेनिंग एकेडमी का, जी हाँ, और उसकी वजह याद रहेगी? फौत हो गए हैं मेजॉरिटी जो है। एक होते थे हमारे जो साथ जो है डायरेक्टली डिटेल थे जवाद असगर शाह साहब, उनका मैं जिक्र लाजमी करूँगा जी। और ये वजह मतलब मैन कह लें कि जिसको हम जो है वो फॉलो करते थे उसकी बातों से, उसके ओवरऑल डिसिप्लिन से, उसकी मोटिवेशन से। और उन्होंने बेसिकली हमें प्रिपेयर किया मेंटली, ठीक है, कि हम जो है मतलब कोई ऐसे आम शोबे को हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ। ये चंद सिलेक्टेड लोग होते हैं जो मदरलैंड को डिफेंड करने के लिए और उसके बॉर्डरों को लुक आफ्टर करने के लिए अल्लाह ताला उनको चूज़ कर लेता है, ठीक है ना। हर बंदा उस मेयार पे पूरा नहीं उतरता, ना ही उसको ये सादा नसीब होती है। अभी बार लकी है ना हम फील करते थे। तो वो एकेडमी के बारे में डिफरेंट, सॉरी आपकी बात, एकेडमी के बारे में डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं जो बाहर की दुनिया के लोग होते हैं। ये भी है कि जी आपको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मार दी जाती है, सेल्फ इस्टीम मार दी जाती है, आपको बिल्कुल यस सर रोबोट बना दिया जाता है। ऐसा नहीं मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मेरे ख्याल में बनाई जाती है, मार नहीं दी जाती। कि आपने अपनी इज़्ज़त किस तरह से करवानी है, ठीक है ना। आपने अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपनी बात पे कायम रहना है, ठीक हो गया। अपना करैक्टर जो है उसको इस तरह से ग्रूम करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है आपने आसान तरीके से उसको निभाना है, ठीक है। तो इससे जब चीज़ें आपके अंदर ये इनहेरिटेड हो जाती हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है, ठीक है ना। वो कहते हैं मैं मरती है, अच्छा, अनामत अना कह लें कि जी नहीं मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मर्ज़ी हुई तो करूँगा, मर्ज़ी हुई तो नहीं करूँगा। सुबह के टाइम मैं इजी हूँ तो मैं जाऊँगा, या अभी मुझे कॉल हुई है तो अभी मैं सोने का टाइम है मैं नहीं जाऊँगा। ये चीज़ें ख़त्म की जाती हैं कि भाई आप जिस सिस्टम में आप इन हो गए हैं उसमें अब आपकी मर्ज़ी ख़त्म हो गई है, ठीक है। आपने अपने आप को उसके सपोर्ट कर दिया है, उसको आपने अडॉप्ट करना है और उसको आपने फॉलो करना है। आपकी मर्जी यहाँ तक थी कि आपने अपनी मर्जी से सुपुर्द कर दिया, सपोर्ट कर दिया अपने आप को, हाँ। बाकी आगे जो चीज़ें हैं आपने उस चीज़ को फॉलो करना है जो आपको बताया जाना है, सही। और वो चीज़ गलत नहीं बताई जाती, मेरे ख्याल ठीक ही होती है। हाँ जी। अकेडमी से निकलने के बाद जारी बात है घर पे आए होंगे छुट्टियों पे, फिर उसके बाद पहली आपकी पोस्टिंग कहाँ थी, क्या था? घर पे आके जब आए, घर पे आना होता है पहले? हाँ, दरमियान में मिड टर्म में हमें मिलती है जी, छुट्टी वगैरह मिल जाती है, उसके बाद वीकेंड वगैरह मिल जाता है, उसमें होता है। लेकिन एट दैट टाइम ना घर की चीज़ें ज़हन से निकल चुकी होती हैं, बिरादरी आई एम टेलिंग यू। फिर आपका घर वही होता है, आप उसी को अपना घर समझते हैं। जो आपके कुलीग्स होते हैं, जो आपके साथ ट्रेनिंग लोग कर रहे होते हैं, वही आपकी फैमिली होती है। क्योंकि 24 आवर्स वही रह रहे हैं, वही रह रहे होते हैं, उनके साथ आपने हंसना है, खेलना है, हार्डशिप बर्दाश्त करनी है, ठीक हो गया ना, खाना है, पीना है, रौनक लगानी है, एक दूसरे के साथ जो है वो सुट पंजा करना है, लड़ना झगड़ना। किसी का मुंह फाड़ा? नहीं, नॉट एट ऑल, वो नहीं। जहाँ प्यार मोहब्बत होता है लड़ाई तो हो जाती, फुटबॉल खेलते हुए, वॉलीबॉल खेलते नहीं 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 वो उसमें क्योंकि एक ही प्रोसेस से तमाम लोग गुजर रहे होते हैं, और उस वक्त तक इतनी होश और अकल आ चुकी होती है कि ये नहीं करना हमने, बिल्कुल ही सारे साथ नहीं। पहली पोस्टिंग कहाँ की थी सर? फर्स्ट पोस्टिंग जी मेरी जो है आफ्टर पासिंग आउट जो है मेरी लाहौर में जो हमारा सेक्टर है उसमें हुई, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर वाले साहब क्योंकि सर्व किया हुआ था वाघा में उन्होंने, तो उन्होंने कहा चल अच्छी जगह तेरी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, लेकिन बड़ा टफ एरिया है, ठीक है ना, उस हवाले से क्योंकि बड़ी लुक्रेटिव है, स्मगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जो है वो बिज़ी बॉर्डर है, ठीक है ना। जी हाँ, 89 की
तो उसमें यह है कि रातों को जागना पड़ता है, नाके करने पड़ते हैं, बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है, बॉर्डर को लुक आफ्टर करना पड़ता है। और उसकी एक हिस्ट्री है, उसको जो है ना स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है, ये सारा हिसाब किताब। तो एक उन्होंने ग्रूम करके मुझे मोटिवेट करके ना यहाँ से भेजा। फिर वहाँ पे बेसिकली अब मैं बात करूँगा फैक्ट की कि कुछ लोग वहाँ पे थे जो पुराने इंस्पेक्टर्स थे, हमारे जो कंपनी कमांडर्स थे ना। तो जब हमने रिपोर्ट की वहाँ पे तो यंग थे हम लोग, बड़े उस हवाले से हर की एफर्ट होती थी कि ये मेरी कंपनी में आए ना ये लड़के। हम 6 या 7 लड़के थे जो वागा गए। तो उनमें थे, एक थे इंस्पेक्टर थे, इकबाल उनका नाम था, वो मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने सर्व किया हुआ था। तो उन्होंने विंग कमांडर को कहा कि ये इसको मुझे दे दें। ठीक हो गया, तो ये मेरे साथ आ जाए। तो फिर वहाँ से जो है ना मैं बेदियाँ कंपनी हेडक्वार्टर होता था हमारा, वहाँ पे चला गया। मैं बड़ा खुश था कि यार मेरे जानने वाले हैं, वाकिफ़ हैं, कंपनी कमांडर साहब, रिलीफ मिलेगा, मुझे रिलैक्स करेंगे, ये है वो सारा हिसाब के साथ। तो सामान उतारा, वो कहते हैं अच्छा भाई आ गए हो, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है, ठीक हो, तो अच्छा करो पानी वगैरह पी लो, फिर तूने आगे पोस्ट पे जाना है। मैंने कहा जी इस टाइम रात के टाइम मैंने पोस्ट पे जाना? हाँ उधर जाना पड़ेगा क्योंकि रात को नाका है ना, प्रॉब्लम होती है, ये वो सारा हिसाब किताब, तो आपने जाना है आगे। लो जी, वहाँ बस पानी वगैरह पिया है, सामान रखा उसके ऊपर रेड़े के ऊपर, तो मैं आगे चला गया बॉर्डर के ऊपर। हाँ जी, वो आगे क्योंकि गाड़ियों का उस वक्त टेरेन इस तरह का था कि वो इस तरह की रेडी टाइप बने होते, उसके आगे घोड़े वगैरह लगे होते थे, उस पर रखा टांगा कह लें। जी हाँ, अभी आके डेवलप हुए ना ये सारी चीज़ें। उस वक्त तो यार ये बिल्कुल कह लें कि जंगल और इस तरह का सारा कच्चा इलाका था सारे का सारा। तो वहाँ पे चले गए, प्लाटून में चले गए। अभी एक रात गुजरी है, तो दूसरी रात ना, रात को ना तकरीबन 12-1 बजे ना शोर पड़ गया, उठो 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 उठो। क्या हो, कहते कंपनी कमांडर साहब आ गए। मैं कह वो क्या आ गया, तो क्या हो गया? आ गए। कहते हैं सर वो तो बड़े सख्त हैं, वो तो जनाब आप फौरी तौर पे ना नाके पे निकलें, बैठ जाएं, अदरवाइज़ ना वो तो बड़े बेइज्जती कर देते, ये कर। मैं कहा मेरे वाकिफ़ है, कोई मसला नहीं है यार, आराम करिए। भाई यकीन करना आशिर, वो आया तो मैं बाहर नहीं निकला उसको रिसीव करने के लिए। तो आगे हवालदार था, उसने पूछा कि किधर है आपका प्लाटून कमांडर? मैंने कहा जी वो अंदर है। कहता अंदर क्या कर रहे हैं, बुलाओ उसको बाहर। वो भागा हुआ मेरे पास, कहता ही बुला रहे। मैं क्या अच्छा, तो मैं अपने ना फ्रैंक माहौल में कि अंकल हैं, जानता हूँ, उनके चले गए। बस उसने यहाँ से आंखें उठाई और यहाँ पे रखी। कहता है अच्छा आप क्या समझते हो, आप हमारे मेहमान हो, ठीक है ना, ये तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई, मतलब ये टाइम है प्लाटून कमांडर के सोने का। प्लाटून कमांडर सो गया, समझो पूरी प्लाटून सो गई है, ठीक हो गया, और पूरा बॉर्डर जो है वो सो गया। तो आपकी आंखें कान ही तो हमें चाहिए खुली हुई, ठीक हो ना, अगर सोना ही है तो घर में पड़े रहते। और आपका मुंह खुला था, खुला कि यार मैं तो बड़ा कुछ और सोच के आया था, यहाँ बड़ा रिलैक्स करेगा, ये वो सारा साथ है। लेकिन बाद में ना यार आशिर, मतलब मेरी बेहतरी के लिए था। वही जो फर्स्ट किस्म की जो मेरी थी ना खिंचाव मेरा, वो उसका पेश खैमा हुआ कि फाइनली मतलब मैंने एक स्मगलर को जब मैंने इनकाउंटर किया, उसको पकड़ा, ठीक है, रात को जागता रहा, नाके लगाते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है ना। वो एक अलहदा वाक़या हुआ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो किस तरह से हुआ, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल नाक की सीट के ऊपर मैंने कहा यहाँ पे ये खड़े होना है, यहाँ पे जागना है, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना है। हम यंग हैं, लोग पुराने हैं, ठीक हो गया ना, हमारी वजह से इनके ऊपर मोटिवेशन जानी चाहिए, ठीक है ना। और एक पुराने और एक बूढ़े या क्या लें या एक बीमार कमांडर से बेहतर है एक यंग कमांडर है। तो हमने इनको मोटिवेट करना है, बॉर्डर को बेहतर करना है। उसका नतीजा फिर निकला। हाँ, वो क्या स्मगलर आइडेंटिफाई कैसे किया? कोई स्पाइंग आप लोग ने की या सामने वो आइडेंटिफाई हो गया स्मगलर? नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। बेसिकली बागे के साथ ही एक कंपनी थी, वो कंपनी कमांडर छुट्टी पे गए, तो मुझे उन्होंने भेज दिया वहाँ पे कि जी आप उनको छुट्टी कटवाएं। वहाँ पे गए तो खाना वगैरह खाया, तो वो लोग रिलैक्स थे सारे साथ। तो मैंने कहा यार नाके पे जाना है। सर कोई नहीं, आप तो अभी छुट्टी कटवाना। मैं कि नहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, वो मेरे साथ चले गए। दिसंबर का ये टाइम था, सर्दियाँ सख्त थी भाई। हमने अपना बिस्तरा उठाया और धुंध भी काफ़ी सारी ज़्यादा थी, और हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर हट के ना वहाँ से आगे जाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये वल्नरेबल एरिया है, यहाँ से जो है उनकी हो सकती है, तो हम वहाँ पे हाँ यहाँ से होगा बोले अंदाजे से वहाँ पे हम चले गए। तो होता ये है कि जब आप नाके पे जाके बैठते हैं ना, तो 1-2 घंटे आप जागते हैं, उसके बाद आप जो है वो एक बंदा संतरी खड़ा कर देते हैं 2-2 घंटे के लिए सुबह तक। पहले वो जागता है, बाकी लोग रिलैक्स होते हैं, फिर इस तरह करके जागता है। तो एक संतरी था, तो उसने तकरीबन 2:30-3 का टाइम होगा, उसने मुझे उठाया कि सर 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 लगता है कोई बंदा आ रहा है।
इस तरह जो है ना वो हमारी तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो? कहते सर लगता है कोई ना शोर सुन रहा हूँ, आगे से कोई चीज़ जो है ना कदमों की आवाज़ है। अच्छा आशिर हम उठ के बैठ गए, अलर्ट हो गए, देखा तो वाकई ना 2 साए जो हैं मतलब वो उसी हमारी डायरेक्शन की तरफ ही आ रहे थे सारा सा। हार्डली वो 50 मीटर के करीब आए होंगे। तो मैंने कहा भाई रुक, कौन है आप? तो वो आगे से बोला कोई नहीं। इंस्टेड ऑफ के वो राइट लेफ्ट को भागते, उन्होंने हमारी डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब हमारी तरफ भागे ना थे देन मैंने कहा भाई पोजीशन ले लो, फायर कर लो। मैंने नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है सारा हिसाब, पहले उनको अलार्म किया, वो नहीं रुके, फायर किया। तो वो बैठा था तो 5 ना राइफल्स की फायर उसने शॉट की, दरल दरल दरल, बस एक गिर गया और एक ने हाथ खड़े कर दिया ऐसे। थे दोनों दूसरी साइड के थे, इंडियन थे दोनों। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ना वो जो मेरे साथ था, मेरी हार्डली 6 माह नौकरी होगी उस टाइम, ठीक हो गए। तो वो जो नायक था उनका सर मुबारक हो, आपने तो केस कर दिया है। तो अभी सर्च करते हैं, एरिया को सर्च किया तो लिकर्स की जो इंडियन लिकर थी वो वहाँ से वो बरामद हुई। तो जब उस डेड बॉडी को देखा तो उस वक्त मरा नहीं था वो। अच्छा। इस तरह वो एक दरख्त था, उसके साथ से टेक लगाई हुई थी। तो सामने से वो हिट हुआ तो पीछे साथ उसकी सारी जो है वो उसकी आवाज़ें आ रही थी सांस की। वो साथ जो लड़का था वो थोड़ा यंग था, उसने कहा जी मैनू ये ले आया जी, मैनू इन्हें मरवा देता, मैं तो आना नहीं सी चाहता, ये नहीं वो नहीं। लेकिन वो एक लंबी कहानी है। सिख थे बेसिकली। हाँ, दोनों वो सिख थे सारे साथ। तो उसको फिर वो हमने वेट किया कि इसका दम निकले। फिर हमने पीछे इतला की, पीछे से गाड़ी आई, विंग कमांडर साहब आए, वहाँ पे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, शाबाश किया। और उसने कहा यार इसको ना उठाओ और इसको या तो हॉस्पिटल ले जाओ या जो भी है, क्योंकि इसकी सांस आ रहे थे उसको। तो उसको उठाया, गाड़ी में रखा, गाड़ी में रख के तो उसको जब रास्ते में ले जा रहे थे हॉस्पिटल में तो ही डाइड। तो अभी उसके बाद प्रोसेस होता है कि आफ्टर जब आप केस कर लेते हैं, फिर उसका लीगल जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाता है। इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह काटी जाती है, ठीक हो गया। और उसके बाद जो उसकी फ़र्दें बनाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें पकड़ी, कैसे हुआ सारा हिसाब के बाद। तो ग्रूमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अलहदा स्टाफ होता है हेडक्वार्टर में जो आपको ये फैसिलिटेट करता है। लेकिन क्योंकि हम नए थे, हमें उन्होंने ग्रूम करना था, तो वो जो हमारे आरडी इंचार्ज थे उनका ये तो खुद बनाओ, अच्छा। ये आप इसकी रिपोर्ट भी आप खुद बनाओ, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन आप खुद बनाओ, आपने सीखना है, कल ये आपके काम आना है सारे हिसाब किताब। तो वो आज भी अगर वाघा बॉर्डर का पुराना मैं रिकॉर्ड निकलवाऊँ तो वहाँ पे वो मेरे हाथ की लिखी हुई जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो अवेलेबल है, ठीक है। और वो मेरे लिए एक कह लें कि जी ऑनर था मेरे लिए सारा हिसाब। तो पीछे बात तो फैल जाती है, तो वाले साहब को बताया कि जी आपके बेटे ने बड़ा केस कर दिया, ही वाज सो हैप्पी। और वही जो कंपनी कमांडर जो मुझे खींचते थे, ही आल्सो अप्रिशिएटेड, या गुड शाही आपने अच्छा काम किया है। तो इसी वजह से मैं कहता था कि रात को जागना चाहिए, हमारा काम ही है, बॉर्डर पे हमने जागना है और विजिलेंट रहना है। तो ये इंसिडेंट था, वो मेरी मतलब कह लें कि जी एक मेरे ग्रूमिंग में या मुझे लाइफस्टाइल को मुतय्यन करता है आपका ये रास्ता। या तो आप जो है ड्यूटी की तरफ डिवोटेड हो जाते हैं या फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, और उसी में आपने मैच्योर होना है। अच्छा, कोई ह्यूमन एंगल नहीं है कि यार मैं इसके करीब जाऊँ, इसको पकड़ लूँ, हो सकता है कोई मासूम हो, और जो भी मासूम ना भी हो तो इंसान है। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता। मतलब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइम, वो प्लेस, वो एटमॉस्फेयर, जो जिस तरह से वो माहौल बना होता है, उस वक्त कोई मासूम बंदा आपके पास नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। मतलब रात का टाइम है, बॉर्डर एरिया है, साथ गांव भी कोई नहीं है, रैश भी कोई नहीं है, फिर ललकारा जाता है, पहले उसको ख़बरदार किया जाता है। अगर वो मासूम बंदा हो तो वो खुद ही कहता है जी मैं खड़ा हो गया हूँ जी, ठीक हो गया, और मैं फ़लाँ हूँ और इस वजह से मैं इस तरफ आया। उसने भागने की कोशिश की ना, फिर ये होता है कि यार इसके पास कोई वेपन होगा, हो सकता है ये आगे से फायर कर दे आपके ऊपर ना, या आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे। उससे पहले आपने इनिशिएटिव लेते हुए आप वो काम करते हैं। लेकिन वार्निंग पहले है, वार्न किया गया भी रुको, उसको पता था कि ये बॉर्डर एरिया है और इसमें लोग जो हैं वो अलर्ट होते हैं। एक मैसेज फिर दूर तक जाता है। अगर वो गुजर जाता, ठीक है, वो कहता है ईजी है, कोई मसला नहीं है, ड्यूटी शूटी कोई नहीं होती यार, ठीक हो गया, जहाँ से मर्जी गुजर जाओ, पाकिस्तान हमारी अपनी जो है वो बॉर्डर हमारा अपना है। एक जो बंदा जो बचा था उसको भारत के हवाले किया गया या वो ये नहीं, वो उसको फिर प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर किया जाता है, एजेंसीज के हैंड ओवर किया जाता है, उसको इंटरोगेट करते हैं प्रॉपरली, फिर उसका केस प्रोसेस होता है, ठीक है। और फिर वो जो चैनल है हमारा, उसके जरिए उसको सज़ा होती है। सज़ा होने के बाद जब वो सज़ा काट लेता है तो फिर उसको बॉर्डर के वापस हैंड ओवर किया जाता सही। आपकी ओवरऑल कितने साल की सर्विस थी? है। अबाउट 35 ईयर्स।
35 ईयर्स, इन 35 सालों में वैसे तो गोलियों का सामना आप लोग फोर्स के लोग हैं, आप लोगों की आम सी बात है। कभी ऐसा लगा कि भाई कलमा पढ़ लो, घर वालों को आखिरी बार याद कर लो, पता नहीं अगला लम्हा मिलेगा, कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऑल द टाइम हमें यही फीलियर होता है कि हम हैं, हम नहीं हैं। ये उस वक्त होता है कि जब आप फीलिंग ओवरऑल ही रहती ओवरऑल, मतलब ये मैंने पहले अर्ज किया कि वंस जब निकलते हैं हमें पता होता आप घर से निकले हैं ना, आपने अपने आप को जो है एक सिस्टम के सपोर्ट किया है, तो फिर उसमें शक की गुंजाइश रखने वाला बंदा कामयाब नहीं होता। यू हैव टू बी फोकस ऑन योर टास्क और ऑन योर ऑब्लिगेशंस, सीधी बात है, ठीक हो गया ना। फिर उसमें ये नहीं होता कि अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मैं ज़िंदा रह जाऊंगा, नहीं, वैसा फिर नहीं है। फिर वो आपने एक ही आपके ऊपर मोटिवेशन है कि मैंने ये चीज़ें, ये यूनिफॉर्म मैंने पहन ली है, ठीक है ना, अभी ये यूनिफॉर्म जो है इसी में ही मैं सब कुछ हूँ, बस सिंपल। इसके अलावा बता रहे थे आप कमांडोज के कोई ट्रेनिंग सेंटर कुछ ऐसा कुछ आपने बताया था? जी हाँ, मतलब एट दैट टाइम जो हमारे डीजी थे हकीम अरशद कुरैशी अल्लाह जन्नत से, 89 जब पास आउट होकर हम आए तो उस वक्त जो डायरेक्टर जनरल थे मेजर जनरल हकीम अरशद कुरैशी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ही वाज फ्रॉम एसएसजी। तो हम जब यंग लोग आए ना तो इस साइड के यार ये एनर्जेटिक हैं, तो इनमें से ना कुछ लाट निकाल के ना तो इनको हम जो है वो एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग और उस वजह से ना इनको ट्रेन करते हैं, भिजवाते हैं हेडक्वार्टर एसएसजी में। तो मैं चूँकि एज ए परेड कमांडर में पास आउट हुआ था फिटनेस के हवाले से, तो मेरे साथ कोई 4 लोग और थे, वो भी मेरे बैच के थे, तो हम लोग सेलेक्ट हो गए हेडक्वार्टर एसएसजी में, हमें इन्होंने भिजवा दिया वहाँ, क्योंकि हम बेसिकली फिज़िकली फ़िट थे जी बहुत ज़्यादा। ट्रेनिंग के बाद आए वाले की बात कर रहे हैं जी, चिराट, हेडक्वार्टर एसएसजी चिराट। तो वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थी 3 माह की जी, 12 वीक्स। तो वहाँ पे ब्रिगेडियर थे, कमांडो हैं बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे, ब्रिगेडियर तारिक महमूद, टीएम उनको कहते थे, उसके लिहाज से वो हमारे कमांडर थे। तो वहाँ पे 3.5 माह हमने गुजारे हैं हेडक्वार्टर एसएसजी में। तो उसमें नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती थी किसी भी तरह की। टफेस्ट टाइम उसमें जो हमने सीखा, उसमें वीआईपी प्रोटेक्शन, ठीक है, एंटी जो कह लें कि जी कॉन्वॉय को किस तरह लेके जाना है, ठीक है, और इर्द गिर्द को किस तरह के साइड को किस तरह से सर्च करना है, ठीक है, और उसके बाद जो आपको जो टास्क दिए गए हैं उसको दुश्वार गुज़ार इलाके में स्पेशल ऑपरेशंस के हवाले से आपने किस तरह करना है। वो सारे के सारे जो स्टाफ था वो स्पेशल फोर्सेस के थे सारे के सारे, ठीक है। वहाँ 3.5 माह में फिर हमने वो सीखा, और उसमें तमाम जो सिविल फोर्सेस थी उनके लोग शामिल थे। उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3rd पोजीशन ली थी, और उसके बाद जब वहाँ से वापस आए तो हम अपने आप को ना ओवरऑल तमाम से मुख्तलिफ समझते थे। फिर वापस आए, फिर पोस्टिंग हुई, फिर मुझे जो एक हमारी फायरिंग टीम है उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया, पैरा टीम उसको कहते हैं, ठीक हो गया ना, जो रेंजर्स की हमारी फायरिंग टीम, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद हम वो कंपटीशन के लिए मंडी बहाउद्दीन चले गए, वहाँ पे कंपटीशन होते हैं तमाम यूनिटों के सेक्टरों के, वहाँ पे हमने अच्छा परफॉर्म किया, और फिर मैं सेलेक्ट हो गया एज ए स्टाफ वहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो टीम पहले सेलेक्ट हुई ओवरऑल रेंजर्स की, उसको हमने प्रिपेयर करना था आर्मी मैचेस के लिए, ठीक है। फिर उसको सिलेक्ट किया, फिर वहाँ पे हमने उसको टीम को तैयार किया, और फिर 1 साल वहाँ पे मैं रहा, और फिर वहीं में मेरी पोस्टिंग हो गई एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कूल में। वहाँ तकरीबन फिर 4.5 साल मैं एज ए इंस्ट्रक्टर रहा, ठीक हो गया। 94 मिड में फिर मैं वहाँ से मैं पोस्ट आउट हो गया, फिर मेरी पोस्टिंग नवाबशाह में। अच्छा, जो थोड़ा आम पब्लिक के लिए अगर बताएं, आप एसएसआर की पोस्ट से आप रिटायर हुए, तो एसएसआर पुलिस में किसके इक्विवेलेंट है अगर आर्म फोर्सेस में देखा जाए, क्योंकि रेंजर्स की जो टर्मिनोलॉजी इतनी आम नहीं है लोगों को। जी ऐसे ही है, रेंजर्स में बेसिकली रैंक कैडर जो है वो डिफरेंट है। यानी इनिशियल जो एक है उसको कहते हैं सिपाही, उसके बाद लास्ट रैंक होता है, फिर नाइक होता है, फिर हवालदार होता है, ठीक है। हवालदार के बाद सब इंस्पेक्टर होता है। अभी सब इंस्पेक्टर, हवालदार और नाइक, ये जो 3 रैंक है ना, ये थ्रू प्रमोशन भी लोग यहाँ तक जाते हैं, और थ्रू डायरेक्ट इंडक्शन भी लोगों को लिया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को। तो मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर प्रमोट हुए, फिर इंस्पेक्टर के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स प्रमोट होता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स इक्वल टू कैप्टन इन आर्मी,
वो DSP इन पुलिस, ठीक है, ये एक पैरेलल रैंक है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट रेंजर्स SP इन पुलिस और मेजर इन दी आर्मी। उसके बाद SSR सीनियर सुपरिटेंडेंट रेंजर्स जो मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, वो जो होता है कि SSP इन पुलिस और लेफ्टिनेंट कर्नल इन दी आर्मी। तो ये इस तरह से ये रैंक स्ट्रक्चर है। अच्छा, बीच में आपने कोई लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट रेंजर्स का था, उसमें भी आप रहे? दो चीज़ें होती हैं आशिर, एक होता है आपकी जो है वो फील्ड अपॉइंटमेंट, एक होती है आपकी स्टाफ अपॉइंटमेंट। तो मेरी फर्स्ट जो स्टाफ अपॉइंटमेंट हुई वो आफ्टर प्रमोशन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स मैं स्टाफ अपॉइंटमेंट में अपॉइंट हुआ हेडक्वार्टर में एज ए स्टाफ कैप्टन Q, यानी क्वार्टर मास्टर के लिहाज से जो चीज़ें आपको सामान कह लें, हर वो ज़रब अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए मैं स्टाफ ड्यूटी पे अपॉइंट हुआ। तो ये बेसिकली एक पढ़ी लिखी और लिखने वाली जॉब है, पढ़ने वाली जॉब है। ये GD से नहायत फील्ड से मुख्तलिफ है। यहाँ अपने चीज़ें जो है वो लेजर सीधे करने होते हैं, पढ़ना होता है, पॉलिसी बनानी होती हैं, SOP सीधी करनी होती है, आगे इम्प्लीमेंट कराना होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बैठ के की जा जाती हैं। और ये वही टाइम था जब प्रॉपर अफसरी वाला भी टाइम शुरू, वैसे तो आप अफसरी भर्ती हुए, लेकिन DSR पहली एक वो थी। हाँ, एज ए स्टाफ ऑफिसर यानी मेरी अपॉइंटमेंट होगी ना। तो आपके रवैये में कुछ चेंज है? पीछे के लोगों नहीं, क्योंकि देखो ना, मसला ये है कि हम थे GD, जनरल ड्यूटी जिसको कहते हैं, फील्ड वाले लोग, खुला डुला चलना फिरना ठीक हो गया, और छलांगें लगानी, बड़के मारनी बड़ी बड़ी, ठीक है, फील्ड में जाना, मतलब कि अफसर से पाई की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ना, मतलब एक कह लें कि उड़ने फिरने वाला एक आज़ाद पंछी कह लें, मतलब वो होता है सारा, उसका लहजा डिफरेंट होता है, उसकी लुक डिफरेंट होती है, उसका पहनावा डिफरेंट होता है, ठीक है ना, सारे हिसाब किताब में। लेकिन जब स्टाफ में आते हैं आपको इंटरली आपको अपने आप को चेंज करना होता है, आपको फोकस करना होता है बाहर की बजाय अंदर की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जब मैं आया, मेरा इंटरव्यू हुआ, तो जिस तरह यूनिफॉर्म मैंने पहना या जो मेरी लुक थी या जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी वो GD की तरह थी। तो उस वक्त जो मेरे बॉस थे वो कहते यार तू स्टाफ में नहीं चलता, क्योंकि तेरी लुक जो है ना वो बेसिकली फील्ड वाली है, बाहर वाली है। तो उस हवाले से थोड़ा अपने आप को ना आपको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर बैठे, फिर सीखा ना, मतलब उस चीज़ों को अडॉप्ट किया, सीख के फिर बैठे। तो फिर ओवरऑल एक जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो इंस्ट्रक्शंस निकालनी होती हैं, या जो रिटर्न एक कह लें कि जो आपने लॉज सेट करने होते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वो फिर बैठ के बनाए, सीनियर से सीखा, पुराने केस निकाले, उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर ये चीज़ें जो सारी की सारी आप अपने ऊपर तारी करते हैं और फिर वो आप बनाते हैं। तो उसमें इनिशियली जो हमारा सिस्टम था प्रोजेक्ट्स का, लैंड्स का और सारी चीज़ों का, ये Q ब्रांच ही लुक आफ्टर करती थी, उसके लिए सेपरेट कोई निज़ाम नहीं था। तो फिर उस वक्त जो मेरे जनरल थे, जनरल ज़रार अजीम, DG पंजाब, उस वक्त बाइफरकेशन तो नहीं हुई थी? बाइफरकेशन हो गई थी, हाँ, बाइफरकेशन 94 में। हाँ, पहले सिर्फ पाकिस्तान रेंजर्स होता था जी ओवरऑल। 94 में बाइफरकेशन हो गई, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब, ठीक है, दो तकसीम। हाँ जी, उन्होंने टास्क किया कि यार ऐसे है कि ये हमारे पास ना आगे जो लैंड्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ओवरऑल हमारे एक्सकावेटर्स हैं, ये हैं, इनके लिए ना एक मैकेनिज़्म बनाओ सारा जो बैठ के ना, तो पहले हमारे पास नहीं है तो इसको बनाओ। तो फिर मुझे ये प्रिविलेज हासिल है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने वो सारे की सारी जो चीज़ें थी ना उनको रिकॉर्ड में लाए, उनकी लेजरिंग की, ठीक है, और उसके बाद उनके जो अकाउंटेबिलिटी जो है हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की लैंड प्रोजेक्ट्स में, उनको मेंटेन किया। एक छोटे पैमाने पे किया, 2 स्टाफ लिए उसके साथ करके, और आई वाज द फर्स्ट OC ऑफ लैंड सेक्शन ऑफ रेंजर्स, ये मुझे एजाज़ हासिल हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजरता गया और आज एक पूरा एक जो है कह लें कि उसके ऊपर सिस्टम है और पूरी एक चेन है। लेकिन मैं ये ऑनर फील करता हूँ कि मतलब मैंने उसकी बेसिक जो है बुनियादी पर मैंने उसकी डाली है। आपको पर्सनल लाइफ अगर आप थोड़ी शेयर, शादी हुई फिर आपकी इसी दौरान? जी हाँ, मेरी पोस्टिंग थी उस वक्त चुलिस्तान में जी, 95 में। तो शादी का प्लान हुआ, शादी हो गई। फैमिली में ही की? नहीं, आउट ऑफ फैमिली जी, आउट ऑफ फैमिली में शादी की। और उसके बाद अभी यहाँ पे आगे ना आपको थोड़ी सी चेंज फील होती है। जैसे पहले आपने सवाल किया था कि आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती कि अभी मैं जा रहा हूँ या आखिरी दफ़ा जा रहा हूँ या सलाम करके जाऊँ या आऊँ या जाऊँ या सारा हिसाब किताब। अभी ये वो टाइम होता है कि जब आप अपनी फैमिली तो ऑलरेडी आपकी होती है, वो फैमिली जो आपने ऑप्ट की है,
जो आपने ऑप्ट की है, जिसको रूट्स आपने अभी जो है वो बनाई है और इसके ऊपर आपकी फैमिली जो है मुतय्यन होनी है। जब आप रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होते हैं एज ए सोल्जर, ठीक हो गया, उस वक्त असल इम्तिहान आपका स्टार्ट होता है उस दिन से कि अभी आपकी जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और जो फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, इनको किस तरह से हमने मेंटेन करके या दोनों में तवाज़ुन कायम करना है, समझ, यानी ये वो टाइम होता है। तो मैंने बताया ना कि जी फार फ्लंग एरिया चोलिस्तान, ठीक है, यंग आदमी, ठीक है, उसकी शादी हो गई, बड़े ख्वाब लेके वो घर आया, ठीक है ना, शादी करने के बाद जो है ना छुट्टी ख़त्म हो गई, ठीक है, छुट्टी ख़त्म होने के बाद जब वो वापस जाने को दिल नहीं कर रहा कि मेरी घर है, मेरी फैमिली है, मेरा सारा हिसाब किताब है। तो हाँ, बता रहा हूँ ना, मतलब ये चीज़ें इनके अल्फाज नहीं हैं, ये फीलिंग्स हैं। ये वही फील करेगा, शाम में घर नहीं आना, घर नहीं आना। हफ्तों के लिए जाना है। और जो बंदा आपके साथ मुंसलिक हुआ है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, और ये मेरा जीवन साथी है, सब शब रोज़ इसने मेरे पास रहना है, ठीक है ना, और मेरे साथ इसने ज़िंदगी गुजारनी है, नीच मेरे साथ इकट्ठी देखनी है। लेकिन एक सोल्जर की फैमिली और एक आम बंदे की फैमिली, इससे दोनों के रास्ते जुदा होते हैं यहाँ से, ठीक है ना। जो सोल्जर है उसने अपनी वहाँ तक ही है, जब उसके साथ आया, छुट्टी मिली तो आके मिल गया, या कुछ एक्टिविटी हुई है तो आके शामिल हो गया है। 24 आवर्स वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है। और रेंजर्स जैसा जो डिपार्टमेंट में, इसमें फैमिली लाइफ नहीं है, ठीक है ना। उसमें खुशकिस्मती से कुछ आपको इस तरह से टर्न मिल जाए, कोई स्टेशन आपको मिल जाए, ऐसा आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से आप फैमिली को आप साथ रख लें। अदरवाइज़ आप डिवोटेड हैं टू सेक्रीफाइस योर पर्सनल, जो आपकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग, उनको आपने सेक्रीफाइस ही करने हैं। अपने फ्रेंड्स को छोड़ना है, अपनी फैमिली को छोड़ना है, अपने जो क्या लें बच्चे हैं उनको छोड़ना है, ठीक है, अपनी पसंदीदा चीज़ें, महल्ले, गलियाँ सब छोड़ना है, और छोड़ के आपने जाके मदरलैंड को डिफेंड करना है, ठीक है। लिहाजा मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सोल्जर सभी हैं भाई, आर्मी के भी सोल्जर हैं, ये जो पुलिस के भी सोल्जर हैं, बाकी महकमों के सोल्जर हैं, लेकिन बीइंग अ रेंजर सोल्जर, मतलब ये इनको मैं एज दूंगा रेंजर्स के सिपाही को। इनकी लाइफ उस तरीके से ज़्यादा टफ है कि फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, छुट्टी मांगनी पड़ती है हर फील्ड में, पहले तो बुरा नहीं लगता होगा, 95 के बाद जब छुट्टी मांगते हैं और खुदा ना खासा रिजेक्ट हो जाए तो गुस्सा आता होगा या दिल भर आता होगा कि यार क्या है, अब तो मतलब गरीब बात है, निज़ाम बदल चुका है ना लाइफ का। इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने ना एक चैनल बनाया हुआ है मेरे में, काम भी लेना है, आपको रिलैक्स भी करना है, आपको एंटरटेनमेंट भी देनी है, आपको छुट्टी भी देनी है, आपको फैमिली लाइफ भी गुजारनी है आप, ठीक है ना। इस तरह से मतलब कोई सिस्टम ऐसा है नहीं है कि थ्रू आउट जो है आपने फैमिली आपसे छिन गई है या आपकी अपनी पर्सनल ख्वाहिशात आपसे छिन गई हैं, ना टटा। कुछ चीज़ें हैं जो आप बाई लॉ आपको ऑथराइज है, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। अगर मुल्क में जंग के हालात हैं, इमरजेंसी है, ठीक हो गया, या सर्विस एक्सीजेंसीज हैं, तो फिर आप कहें जी मैंने छुट्टी जाना है, फिर आप जाती कर रहे हैं, फिर नहीं, क्योंकि मतलब अभी टाइम है, आपने अपना टाइम जो है फैमिली के बजाय उसको देना है, वक्त है जिसके लिए आपको बनाया गया है, जिसके लिए आपको रखा गया है, ठीक हो गया, तो फिर आप पहली प्रायोरिटी आपकी वो है, ठीक है ना, फिर आपने उसको लुक आफ्टर करना है। लेकिन थ्रू सम हो, अगर पीस है, इजी फील है, तो छुट्टी मिल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। एक प्रॉपर जो है एक चैनल है, एक मैकेनिज्म है फोर्स में छुट्टी जाने का, लोगों को छुट्टी मिलती है, लोग आते जाते हैं, लोग दिल बर्दाश्ता भी होते हैं। देखो जी अभी मेरा ज़ाती काम था और मुझे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उस वक्त वो टाइम होता है कि उसको मोटिवेशन दी जाए कि आपने अपनी मर्जियाँ जो हैं वो इस फ़र्ज़ के बदले ख़रीद ली हैं कि मेरी ये चीज़ें नहीं हैं भाई, मेरी ये चीज़ें हैं, ठीक है। मोटिवेशन ज़रूरी है, अच्छा कमांडर होगा, अच्छा उसके ऊपर जो है उनका जो इंचार्ज होगा उसको मोटिवेट करेगा, सही है, वो समझ जाएगा। आपकी करियर में बात करते हैं, आखिरी सवाल फैमिली से रिलेटेड, जब माशाल्लाह बच्चे वगैरह हो गए तो किसी एक पॉइंट पे या अब दिमाग में आता है कि यार जो ड्यू टाइम देना चाहिए था नहीं दे सका, सेफ्टी हो गई और इसकी वजह से बच्चों में मेरे लिए जो मोहब्बत होनी चाहिए थी उतनी मोहब्बत नहीं है, ऐसा कभी हुआ या इसके ऐसे खराब होते हैं? नहीं, इस तरह से मैं नहीं सोचता कि इस तरह का कोई सूरत हाल जो है मुझे पेश आई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब राइट फ्राम द बिगनिंग इनिशियल जो कुछ साल थे उसमें थोड़ा फैमिली से दूर रहने का मौका मिला। उसके बाद ये हुआ कि एटलीस्ट अपॉइंटमेंट्स के लिहाज से या सर्विस के लिहाज से मैक्सिमम पीरियड मुझे मौका मिलता रहा कि मैं फैमिली को साथ रखूं। कुछ वक्त ऐसा भी आया कि बच्चे जब स्कूलिंग से निकले, कॉलेजेस में गए, फिर उनको शिफ्ट करना मुनासिब नहीं होता कि एक स्टेशन से आपको
किसी रिमोट स्टेशन पे आपको पोस्टिंग हो जाए, आप उनका वो कैरियर छोड़ के, तालीम छोड़ के आपको वहाँ नहीं होता, तो उसमें फिर वो अकेले भी रहे, ठीक है। और उस हवाले से जो आपका बेटर हाफ है, आपकी जो वाइफ है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं इस सिचुएशन में, कि जो आपके फ़राइज़ हैं, जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, या जो आपका प्राइमरी टास्क है, उसको वो शेयर करे। मतलब मेरा फादर भी सोल्जर थे ना, मतलब हमने भी फादर की जुदाई में टाइम गुजारा, उनकी फार फ्लंग एरिया में पोस्टिंग होती थी, हम नहीं देखते थे, महीनों नहीं देखते थे, ठीक हो गया। और वो चीज़ें आगे जो हैं मुझे फील नहीं होती थी, फिर मैं नीचे मुंतकिल तो कर सकते थे ना बच्चों को, कि नहीं भाई ये जो टाइम है, इस हवाले से मैंने एज ए जो मेरे फ़र्ज़ हैं उसको मैंने देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो डिपार्टमेंट वो भी लुक आफ्टर करता है। अगर आप कहीं फार फ्लंग स्टेशन पे हैं तो पीछे जो चीज़ें आपकी कमियाँ हैं वो उनको मैनेज करवाते हैं, फोर्स मैनेज करवाते हैं, हाँ ऐसे नहीं होता। लेकिन फैमिली लाइफ जो एज इट इज़ जिस तरह आप कह रहे हैं ना, उस तरह की नहीं है। हाँ, वो इफेक्ट्स उस तरह के नहीं है। हाँ उस तरह की नहीं है। अच्छा, अपने मेरे ख्याल से करियर के अख्ताम में आप यूएन मिशन में भी गए? नहीं, इख्तिताम में नहीं गया, ऑलमोस्ट कह लें कि मिड से थोड़ा सा बाद में यूएन मिशन, ये 2015 हाँ 2014-15 में। कहाँ पर गए थे और क्या तो experience था? उसमें यह था कि वो सिलेक्शन होती कैसे जाने की? वो एक बड़ा प्रोसेस है जी, एक उसके ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो ऑलरेडी चाक आउट हुई हैं अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। एक उन्होंने जो यूएन के जो चार्टर्ड है, ये कह लें, या जो पैरामीटर्स हैं उन्होंने दिए होते हैं, हमें इस किस्म के लोग चाहिए, ठीक हो गया ना। मतलब उसमें लैंग्वेज आ जाती है, उसमें फ़िज़िकल फिटनेस आ जाती है, उसमें आपकी स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल आ जाता है, सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो उसमें एक प्रोसेस होता है फोर्स में जो चलता है, उसमें फिर लोग सेलेक्ट होते हैं सही। कि विद इन दी जो लॉट है उसमें से आप उसके मुताबिक रखने वाले लोग निकालते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। 2014 में फिर मुझे मौका मिला, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मुझे जो मौका मिला वो मिला अफ्रीका में एवरी कोस्ट में ना, मतलब एज ए सुपीरियर रेंजर्स जो है वो मैं फिर सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ पे 1 साल के लिए जो हम चले गए, FPU उसको कहते हैं, फार्म पुलिस यूनिट, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन एरिया जहाँ पे जंगी माहौल हो, ठीक है, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका हो, ठीक है। और फिर वहाँ जाके अंडर UN फ्लैग आप जो है उन चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं और उस चीज़ को जो है वो मैनेज करते हैं। तो जो पाकिस्तानी फार्म पुलिस यूनिट होते हैं, मतलब इनको एज होता है जहाँ भी ये गए हैं, क्योंकि प्रोफेशनली हमारी जो सर्कमस्टांसेस है ना कि जी माहौल के मुताबिक हम इस तरह गुरूम और ट्रेंड होते हैं, बाकी मुल्कों के लोग इस तरह ट्रेंड नहीं होते। वहाँ पे बांग्लादेश के भी थे, वहाँ पे जॉर्डन के भी थे, वहाँ पे जो है वो श्रीलंका के भी थे, वहाँ पे इंडियन भी थे, ठीक है ना, वहाँ पे मिस्र के भी थे, ठीक है, तमाम कंट्रीज़ के जो सिविल आर्म फोर्सेस के लोग हैं वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उस पर आज वहाँ पे फिर भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई था जीदार ज़्यादा होते हैं, जीदार होते हैं और इनिशिएटिव ज़्यादा होता है। UN का एक जो सबसे पहला असूल है कि योर सेफ्टी फर्स्ट, जो मेन मोटो है UN का वो ये है, आपकी हिफाजत, ज़ाती हिफाजत सबसे पहले है। तो जहाँ भी हमने जाना होता था पहले हम अपनी हिफाजत इंश्योर करते थे। अब अपने आप को सेव करेंगे तो दूसरों को सेफ्टी देंगे ना। ये UN का सबसे मेन जो नारा वो यही है, योर सेफ्टी फर्स्ट। कई दफ़ा ऐसे हुआ, लेकिन प्रोफेशनली इतने हम ट्रेंड होते हैं कि वहाँ जाके फिर लोग नज़दीक नहीं आते। सुनते हैं कि बाहर के ममालिक की जो फ़ौजें हैं उसमें अफसरशाही कम है, हमारे यहाँ ज़रा नवाबियत ज़्यादा है। तो वहाँ जाके जब वहाँ के लोगों से मिले, अपने हम उहदा लोगों से मिले, तो आपको लगा होगा कि आपके साथ आपका तो फलाना भी जा रहा है, चाय बनाने वाला भी जा रहा है और वहाँ की फोर्सेज वाले कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा डिफरेंस है या वहाँ भी ऐसे ही? फोर्सेस के हवाले से ना अभी 2 फोर्सेस के 2 ऐसे हैं मेरा भाई। एक है सब कॉन्टिनेंट की फोर्सेस और एक है मिडल ईस्ट कह लें या यूरोप कह लें या बाकी फोर्सेस कह लें। सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी फोर्सेस हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितनी सारी की सारी का सेम ही है, थोड़ा फ्यूडल टच है, इसी तरह ही है। मतलब आपके खिदमतगार, मतलब आपके फैसिलिटेट करने वाले, आपको जो है वो लुक आफ्टर करने वाले, आपकी चीज़ें लेके आने वाले, लेके जाने वाले सब के हैं सारे के साथ। हाँ, थोड़ा डिफरेंट जो दूसरी फोर्स है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उनमें सारे काम आपको खुद ही करने होते हैं। UN में ओवरऑल जो फ्लैग है ना, वहाँ पे सारे काम आपने खुद ही करने हैं। वहाँ पे आपको एज ए खिदमतगार कोई नहीं आपको एंटरटेन करता, ठीक हो गया ना। ये आपने विद इन योर जो सेटअप होता है उसमें आपने चीज़ें मैनेज करती हैं। उनके लिए ऑल बराबर है, चाहे वहाँ पे कोई कमांडर है, चाहे वहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट है, चाहे वहाँ पे कोई नीचे दर्जे का, ऑल आर इक्वल इन UN। मतलब व्हेन यू आर सर्विंग, ऑल आर इक्वल,
सब बराबर है। और इस दौरान आपको अफसर की हैसियत से अपनी फैमिली रखने की इजाज़त होती है? नहीं नॉट एट ऑल। सही। इससे 10 साल पहले आ जाते हैं, जी आपने 2005 में ज़लज़ला आया था, जी जी उधर भी रिहैब के काम में हिस्सा लिया, जी। वो क्या था? डेफिनेटली आपने कहा यूएन जब ज़लज़ला आया ये 2005 वाला, तो उस वक्त मैं हेडक्वार्टर में था, स्टाफ ड्यूटी पे ही था। तो रेंजर्स के लिए एक जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, माउंटेन या सर्द इलाके में सर्व करना हमारे लिए पहले कभी इत्तेफाक हुआ ही नहीं था। अच्छा। ना कभी इस किस्म का इक्विपमेंट था हमारे पास, ना इस तरह की क्लोथिंग थी, ना इस तरह का कोई और माहौल था कि हमने सर्द एरिया में या हिली एरिया में किस तरह से सर्व करना है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस फोर्स का ये तुरा इम्तियाज़ है कि जहाँ भी इसको ले जाया गया, ये विद इन नो टाइम क्लेमेटाइज हुए हैं वहाँ जाके सारे साथ। तो जब हम सर्दियाँ थी, जब ज़लज़ला आया, रमज़ान थे, ठीक है, और दूसरा तीसरा रोज़ा था, और हमें साथ अटैच किया और हम कन्वाई लेके मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो गए। पहले तो ये जहन में आता था कि पता नहीं वहाँ कैसे रहना है, क्या करना है, क्या सिस्टम होगा, क्या सारा हिसाब किताब होगा। लेकिन वहाँ क्योंकि आर्मी तो सर्व करती रहती है उन एरिया में, हमारे साथ जो एशलान थे, आर्मी के भी लोग थे, कमांड काफ़ी उनकी थी, उस वजह से कुछ हम मोटिवेट थे, इक्विपमेंट हमने बनाया, साथ लेके वहाँ पे चले गए। तो मेन जो इशू था वहाँ, एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो लोकल हैं, जो अफेक्टेड हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना है। सेकेंडली जो बाहर से लोग आए थे, नेटो वाले जो थे और मुख्तलिफ ममालिक से जो आए लोग आए थे, उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और उनको इस किस्म का तासर नहीं देने देना लोकल की वजह से कि ये कोई अजीब सी कंट्री है, यहाँ उनकी अपनी जानें जो है महफूज नहीं है। तो रेंजर्स को जो टास्क मिला था, उनकी प्रोटेक्शन का मिला था। यूएन और नेटो की जो फोर्सेस थी उनके कैंप को प्रोटेक्ट करना है, उनको लेके जाना है, उनको लेके आना है, सारा हिसाब किताब। तो उस वजह से एक एक्सपोजर मिला हमें ना इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ काम करने का, कि उनका माहौल क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं। उसमें एक ना स्पेन का एक था, कैप्टन था, उनके 8 लोगों का दस्ता था। तो उनकी मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, उनकी अप्रोच क्या थी, मतलब एज ए ऑफिसर और एज ए सब ऑर्डिनेटर उनकी क्या अप्रोच थी। तो हम टेंट लगाए उनके कैंप के साथ। तो हमारे जो खाने का सिस्टम है, ये जो लंगर है, सारा हिसाब किताब उनके लिए बड़ा अट्रैक्ट करता है उनको। जो हमारी मिसालें होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, सारा हिसाब किताब। तो कैप्टन पलोटा उसका नाम था। तो वो कभी रैंक ऊपर वाली शर्ट बुनियान पहन के फिरता रहता था, नहीं पता चलता था कि ये उनका जो है वो आम सिपाही है या एक उनका अफसर है। तो एक दिन आके मेरे पास बैठा, तो मैंने कहा कैप्टन पलोटा प्लीज़ टेल मी वन थिंग। कहते यस आस्क। मैंने कहा वाई यू आर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, आप ये बैजेस वगैरह क्यों नहीं पहनते अपने सारा हिसाब किताब। तो मुझे देखे ना हंस पड़ा। कहता यू नो कैप्टन, मुझे कैप्टन कहता आई एम कैप्टन फॉर माई मैन नॉट फॉर यू पीपल। ठीक है, मैं अगर कप्तान हूँ अपने लोगों के लिए, माई मैन नोज दैट आई एम अ कैप्टन, तो वाई शुड आई वेयर द रैंक्स फॉर माई मैंस ओनली बिकॉज दे नो मी। तो वहाँ अफसर है चाहे कोई मतहत है, सब एक ही डगर पे उन्होंने काम करना होता है, जस्ट टू मेंटेन दी प्रायोरिटी और टू कन्वे दी ऑर्डर्स। एक बंदे को प्रायोरिटी दे दी जाती है कि यू आर इन चार्ज ऑफ दिस थिंग, अदरवाइज उसने उनको हेल्प उसी तरह ही करना है। तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब वहाँ पे कॉमरेडशिप की कह लें, या उनके अंदर जो एक तमीज़ जो है कि ये नहीं कर रहा तो ये कर रहा है, वो चीज़ें नहीं है। तो वो एक एक्सपोजर मिला वहाँ पे, कोई काम करना चाहिए, बस आप सेल्फ एग्जांपल सेट करनी चाहिए आपको, उससे काम बेहतर होते हैं। कितना सा वहाँ पे आप रहे? वहाँ पे तकरीबन 5 माह यार हमें लग गए। तो बुरा एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे ना, क्योंकि हम सुनते हैं कि वहाँ से बच्चे भी हुआ हुए, जो सामान आया था उसमें भी गबन हुआ होता था। जो सबसे ज़्यादा होता था कि कुछ यहाँ से जो कन्वाए जाते थे ना, ये जो रिलीफ ऑपरेशंस में लोग अपनी जो डोनेशंस शहरों से जो आते देते थे, सारे हिसाब किताब ये वो, तो वहाँ पे लोग जो है वो रास्ते में ट्रक को लूट लेते थे। लोकल्स। हाँ लोकल्स, मतलब रास्ते में ट्रक को रोकना, चीज़ें छीन के ले जाना, सारे हिसाब किताब ये है। और जो हकदार होते थे वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँचती थी, ये होता था सारा हिसाब। लेकिन फोर्सेस को डिप्लॉय करने का रूट के ऊपर यही मकसद था कि इनको किया जी। फिर हमने कैंपिंग लगाई वहाँ पे, कैंप लगा के जो इस किस्म के लोग थे उनको पकड़ा भी, ठीक है, उनकी वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उसको इस्टेब्लिश किया, सारा कुछ किया, सारा हिसाब के था। कुछ चंद वाक़यात ऐसे ज़रूर हुए कि घरों से जाके हमने चीज़ें निकाल के हकदारों को दी, लेकिन वो लोग तो इनके पहले पेट भरे हुए थे, हाँ, फिर भी आके लूट लेते थे ना, उन चीज़ों को लूट, एक तासर गलत जाता था सारे हिसाब किताब में। ये है तो ये चीज़ है, मतलब कोई बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ईजी रहा।
कोई ऐसा मसला नहीं रहा, काम किया अपना और अच्छा एक तासुर लेके वहाँ पे आए। और यही वजह थी कि जो हमारा कंटीजेंट था रेंजर्स का वो अप्रिशिएट हुआ बहुत ज़्यादा, और जो नेटो फोर्स कमांडर थे उन्होंने सर्टिफिकेट हमें दिए, अप्रिशिएट किया हमें। वो प्रायोरिटी कहते थे कि रेंजर्स हमारे साथ हो जहाँ भी हम जाएँ। बाकी फोर्सेज भी थी, काफ़ी लोग थे, लेकिन रेंजर्स को वो प्रायोरिटी देते थे। हमारा सोल्जर उसके लोग उसमें इनिशिएटिव बहुत होता था, आगे आगे ब्लॉकेज आ गया तो उतर के खुद उसने क्लियर करा देना है, ये नहीं करना कि यार देखे। तो वो बॉडी लैंग्वेज और वो जो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं फोर्स में, कि एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करें कि जो लोगों को ये फील हो कि जो मजलूम है उसको हो कि ये मेरी दाद रसी के लिए आया, जो ज़्यादती कर उसको ये फील हो कि ये मुझे मारेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब प्रोफेशनली एक प्रोफेशनल सोल्जर में होती है, रेंजर्स में है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सर रिटायरमेंट के बाद अब क्या मसरूफियात और किस ईयर में रिटायर हुए? नवंबर 2022 में मैं रिटायर हुआ। अभी मेरी कोई 5.5 साल के करीब सर्विस रहती थी, लेकिन मैंने ऑप्ट किया रिटायरमेंट के लिए। तो बेसिकली ड्यूरिंग सर्विस 2000 में मैंने जो है वो मास्टर किया इसमें पॉलिटिकल साइंस में, और मेरे फादर की ख्वाहिश पे फिर मैंने लॉ भी किया। वो कहते थे वकील बन जा, तो ड्यूरिंग सर्विस ही फिर मैंने लॉ कर लिया जी। तो जब मैं लॉ क्वालिफाइड हो गया तो बाई विर्चू ऑफ माई क्वालिफिकेशन तो डिपार्टमेंट ने मुझे यूटिलाइज़ किया। ठीक हो गया, मुझे हमारी जो लॉ ब्रांच में उसमें पोस्ट किया गया, और एज ए लीगल एडवाइज़र मतलब मैंने उस चीज़ों को जो है वो लुक आफ्टर किया, डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट लुक आफ्टर किया, मतलब फ्राम दी लोअर कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो सारी मुझे ऑनर हासिल है कि मैं आई फील प्राउड। 2 दफ़ा मैंने इस ब्रांच को हेड किया वहाँ पे सारा साथ था। तो मीन वाइल मैंने जो लाइसेंस था हाई कोर्ट का वो ऑब्टेन किया, उसको फिर सस्पेंड करवा दिया कि ड्यूरिंग सर्विस आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक सीनियरिटी मेरी काउंट हो रही थी। आफ्टर रिटायरमेंट मुझे ये हुआ कि मैंने कुछ करना है, तो मुझे शौक़ भी था, पैशन भी था मेरा कि मैं ना ये काला कोट पहन लूँ, क्योंकि ये जो मेरे अंदर है इन चीज़ों को मैं अडॉप्ट करूँ। तो रिटायरमेंट के बाद डिपार्टमेंट ने मेरी सर्विसेज दोबारा हायर की। ठीक है, और दोबारा मुझे जो है उन्होंने एज ए लीगल अपने सेटअप में मुझे इंडक्ट किया। एडवोकेट फ़खर, हाँ, एज ए लीगल एडवाइज़र कह लें, एज ए वो मैंने ज्वाइन किया। तो रहा मैं फिर भी यूनिफॉर्म में ही। पहले यूनिफॉर्म फोर्स का यूनिफॉर्म था, अभी काला कोट है, काला यूनिफॉर्म है। लेकिन पहले ये था कि हम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट करते थे, लॉ को जो है वो इन्फोर्स करके उसको जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करते थे। अभी हम लॉ को समझते हैं, बनाते हैं, लेकिन लिंक फिर भी लॉ के साथ ही है, चाहे उधर थे चाहे इधर ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे खुशी होती है कि इस फोर्स ने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे टाइम दिया, मुझे ग्रूम किया, इक्विप किया। वो जो तजर्बा है लॉ इन्फोर्समेंट का, वो अभी लॉ को समझने में और उसको जो है वो बनाने में जो है वो सर्फ हो रहा है। सही। थोड़ा रिवर्स बैक जाए, जब आप टीनेज में थे और ऑप्ट कर रहे थे फोर्स में जाऊँ ना जाऊँ, अब इतने एक्सपीरियंस के बाद बिलफर्ज आपको कोई मशीन मिलती है, वापस जाते हैं रिवर्स बैक, तो पाकिस्तान रेंजर्स ही ज्वाइन करना चाहेंगे या कुछ और? मैं कहता हूँ ना, ये महकमा मेरे बाप का महकमा है, क्योंकि मेरे बाप ने सर्व किया है इस महकमे में। तो जो प्रोफेशन बाप का हो ना, आपको कोई और प्रोफेशन ना मिल रहा हो, अब वो अडॉप्ट करे तो उसमें बरकत होती है। ये मेरा अपना अकीदा है कि अगर आपका फादर जो है वो फॉर एग्जांपल टेलर था या फार्मर था, जो भी था, आप कोई और काम नहीं कर सकते, चुप करके वो अडॉप्ट कर लो जो आपका बाप करता था। ठीक है, उसमें बरकत डलेगी और आपको इत्मीनान होगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में दोबारा रेंजर्स ही ज्वाइन करूँगा। सही। अच्छा, एक फ़ौजी का बेटा फ़ौजी, लेकिन वैसे तो बात अब जो ऑब्सोलीट हो गई, आज से 20 साल पहले पीटीवी के शो में उसमें दुनिया डेवलप करी, भाई बच्चों की मर्ज़ी है, वो करें ना करें। आपका कोई बच्चा फोर्स में गया, और अगर गया तो क्या? मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बाप ने वर्दी पहनी, मैंने पहनी, और मेरे 3 बेटों में से एक बेटा जो है वर्दी पहन। लेकिन विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और कंसिडरिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ लिविंग, आज की जो जनरेशन है ना, दे प्रेफर देयर ओन वर्क इंस्टेड ऑफ वेयरिंग द यूनिफॉर्म। तो इन्होंने अपनी अपनी फील्ड खुद चुनी और मैंने इनके ऊपर इम्पोज नहीं किया कि आप ये पहनो। मेरी ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन बेसिकली मतलब वो इस तरफ नहीं आए, और वो सिविल और ये आज का जो
साइंटिफिक दौर है, कंप्यूटर का दौर है और बाकी जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है और कामयाब है। बेसिकली तो कामयाबी चाहिए ना। कहते हैं कि पैसा पावर के बगैर सिफर है, तो आपने अपने कुछ कोलीग्स को या अपने बाद में आने वाले कुछ लोगों को ऐसे देखा कि भाई वो बहुत जिम्मेदार फ्यूडल साइड के थे या किसी मिनिस्टर वगैरह के बच्चे थे, सिर्फ अपनी पावर को डबल करने के लिए उन्होंने रेंजर्स में आना को ऑप्ट किया? ऐसे कुछ लोग होते हैं? जी हाँ, होते, मतलब जस्ट दे चूज़ द डिपार्टमेंट एज ए कॉस्मेटिक, उनको ज़रूरत नहीं होती कोई इस तरह की सूरत हाल की। लेकिन फैक्ट ये है कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। अगर मैं सोल्जर के नीयत से मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैं टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टिल नाउ आई फील माई सेल्फ दैट आई एम अ सोल्जर। मेरी गुफ्तगू, मेरा उठना बैठना, मेरे मामलात, मेरा जो सिस्टम है वो उसी तरह ही है। ठीक हो गया। बाकी जो लोग जिन्होंने एज ए कॉस्मेटिक्स इसको ज्वाइन किया, ठीक है ना, वो इसको एज ए शील्ड तो डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं ना वो नहीं है जो सोल्जरली जो मेरे में है या मुझ जैसे लोगों और लोगों में है। तो एक चीज़ ये भी है कि जब आप इस फोर्स में या किसी भी फोर्स में कदम रखते हैं, तो जिस तरह के आप माइंड आपका ग्रूम हो जाता है ना फर्स्ट डे, आप उसी में मैच्योर होते चले जाते हैं। अगर मैं इंटेंशन गलत भी हो, हाँ, लेकिन वो एकेडमी आपको डिफरेंटली ग्रूम करती है। ग्रूम सबको एक तरह ही करती है। मतलब अभी अगर आप आपके अंदर क्या मटेरियल है, आपके माइंड में क्या है, ठीक हो गया ना, आप किस तरह से जो है उन ऑर्डर्स को ले रहे हो, किस तरह से इसकी चीज़ों को ले रहे हो फोर्स की, ठीक है ना। अगर मैं पास आउट होने के बाद मैं आज़ाद हुआ, ठीक है, जाके मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती गई इंडिपेंडेंटली, जैसे मैंने बताया कि मुझे जो है वो मौका ही नहीं मिला कि मैं कोई राइट लेफ़्ट करके कोई एंटी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूं या ऐसे माहौल का हिस्सा बनूं जो कि एंटी डिपार्टमेंट हो, एंटी स्टेट हो, नॉट एट ऑल। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मुझे इस तरह का माहौल मिला, मुझे वो सीनियर ऐसा मिला जिसने मुझे ग्रूम किया, ठीक है, और उसी में मैं मैच्योर होता गया ना। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको गलत चीज़ें में इन्वॉल्व हुए, उसी में मैच्योर हुए और फाइनली मतलब उन्होंने जो उसका फ्रूट खाया वो बिल्कुल लेट डाउन होकर इस फोर्स से गए। हक सच और नेकी और बदी दोनों पैरेलल है ना, साथ साथ चलते हैं। अभी अल्लाह की तरफ से हदायत अगर आपको है तो आप हदायत याफ्ता की तरफ जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि यार अभी मौका ऐसा है तो मौका परस्ती के लिहाज से मैं अपने आप को चेंज कर लूँ, ठीक है ना। मैं अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो किसी की खुशनुदी के लिए वो काम कर दूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिकली आपके एंड में आके आपको नुकसान ही देती हैं। फॉर द टाइम बिंग यू फ्लाई, मैं देखा ना मैं सबसे ऊपर निकल गया हूँ, लेकिन वो आप सबसे ऊपर नहीं निकल रहे होते, आप अपनी जड़ें काट रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ माशाल्लाह आप आला ओहदे से रिटायर हुए पाकिस्तान में पंजाब से, रास्ते में किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो ओए एक रऊना तालिब मुझे रोकता है, तेरे तो बड़े भी मेरे शागिर्द थे, कभी ऐसा हुआ? ये इस आपके सिस्टम में आई ये चीज़, माइंडसेट ऐसा हो गया आपका? ये उस वक्त होता है जब आप ना तमीज़ करना शुरू कर दें। मैं बेहतर फोर्स हूँ, ये बुरी फोर्स है, ठीक हो गया। मैं इससे बेहतर हूँ, ये बुरा है। मेरा माहौल बेहतर है, इसका बुरा है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये कह लें कि हमारे जो है ना सोसाइटी, इसमें ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हर डिपार्टमेंट के अपने कोई पैरामीटर्स होते हैं मेरा भाई, ठीक है। पुलिस ने उसका अपना स्कोप है, ठीक है ना, उसमें भी गुड पुलिस बैड पुलिस होगी, ठीक है ना। इसी तरह मेरी फोर्स है, उसमें भी कुछ अच्छे कुछ बुरे होंगे। लेकिन कोई भी फोर्स है ना, मैन हैसल फोर्स बीइंग पाकिस्तानी, सबका मकसद एक ही होता है, टू मेंटेन द लॉ, टू सर्व द कंट्री। समझ गए ना। उस पर कुछ भटके हुए कुछ चीज़ें करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, जैसे आपने सवाल किया कि मैं जाऊँ मुझे कोई सिपाही रोक ले कि जनाब ये करें वो करें, फॉर द टाइम भी अगर मुझे फील होगा ना कि ये इन द लाइन ऑफ ड्यूटी नहीं, उससे मुबर्रा होकर कोई काम कर रहा है, तो डेफिनेटली मुझे गुस्सा आता है। फिर आप अपनी आइडेंटिटी भी बताएंगे उसको? जी बिल्कुल। कई मेरी ज़बान से समझ जाते हैं, लहजे से समझ जाते हैं, नहीं सर मुझे पता है, बस आप जाएं। ये भी होता है। लेकिन गलत काम करेंगे तो डेफिनेटली गलत काम को रोकना चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, जैसे पहले भी मैंने बताया कि हक हक है, राइट इज़ राइट, लॉ इज़ लॉ, ठीक है। और उसको आपने हर हाल में फॉलो करना है। मौका परस्ती जो है ना फॉर द टाइम बीइंग कि मैं ये ले लूँ, ये ना ले लूँ, ये कर लूँ, ये ना कर, मुझे फ़ायदा हो जाएगा, नहीं होता। ये हक वाली बात को मैं आपसे कनेक्ट करूँगा, आखिरी सवाल। आपने हक की रात ज़्यादा नहीं पकड़ ली?
क्यों कह रहा हूँ मैं बात कि मैं एक साबिक SSR पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के घर आया। आई एम सॉरी, इस बात को आप जी, जी। पॉजिटिवली लीजिएगा। मैं तो इमेजिन कर रहा था अगर किसी सब इंस्पेक्टर के घर भी जाओ ना पुलिस में, आप तो फिर फोर्स हैं, तो वो कम अज़ कम मैं समझ रहा था शायद मुझे डिफेंस राया का पता देंगे। आप तो एक आम से इलाके में रहते हैं, तो पकड़ दकड़ वाले काम नहीं किया। नहीं, हुआ ही नहीं मुझसे, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि जी मैं बड़ा बासूल था, मैं बड़ा ये था, मैं बड़ा ये था, मैं बड़ा वो था। वालदैन की कुछ दुआएं कह लें, कुछ घर का माहौल कह लें, कुछ अल्लाह की तरफ से हदायत कह लें, सीधी बात है, समझ गए। और एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस हूँ कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, देर से मिल जाएगी, मिलेगी ज़रूर। डिपेंड करता है ग्रेस के साथ उस जगह तक पहुँचे, डेस्टिन्ड है। हाँ, अब आप हड़वांग होके कोई गलत रास्ता या ऐसा रास्ता जिसके बाद कोई खुद शर्म आए वो रास्ता अपना लें या कुदरत की निज़ाम पे काम करते जाए ना। मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको हुक्म हुआ है कि आपने ये काम करना है, करें। उसमें फिर उस काम करने के लिए नेगेटिविटी या 2 नंबरी तरीका अख्तियार मत करें। जो आप में सलाहियतें हैं, जो आप में अल्लाह करीम ने आपको वसाइल दिए हैं, जो आपको मैंडेट दिया है, उससे आप जो है वो परवाज़ ना करें, सीधी बात है। फिर जो शॉर्टकट वाले लोग होते हैं ना कि जी शॉर्टकट लेके तो मैं फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाऊँ, ठीक है ना, वो भी कामयाब नहीं होती। फिर जो तकलीफ़ आपको आ गई है, आप अप्रोच करके तकलीफ़ से दाएँ बाएँ होने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हार्ड, मेरी कोई पोस्टिंग आ गई है, ठीक हो गया ना, कोई हार्ड टास्क मुझे मिल गया, मैं अपने आप को बीच में से निकलवा लूँ, ठीक हो गया। लेकिन मैंने ये चीज़ आजमाई है कि इफ़ यू फ्लो विद द स्ट्रीम विद द ऑर्डर्स, ठीक हो गया, यू विल अचीव सक्सेस। आपकी अल्लाह भी मदद करेगा, आपका डिपार्टमेंट और आपकी जो कुलीग्स हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ के 2 नंबर तरीके अख्तियार करके उसमें से स्किप हो जाएंगे, एक टाइम आएगा आप उस माहौल से, उस चक्कर से एक दफ़ा गुजरेंगे ज़रूर, लेकिन वो टाइम मुनासिब नहीं होगा आपके लिए वो तकलीफ़ बर्दाश्त करने का, ठीक है ना। आप कहेंगे यार ये तो मैंने नहीं करना था, ठीक है। मिलती ज़रूर है वो मुश्किल, आपने काटनी ज़रूर है, ठीक है ना। अभी चाहे आप स्किप हो जाएँ, अपने वसाइल करके अपने आप को कामयाब कर लें, यू हैव टू गुजरना उस पर पड़ता है, बर्दाश्त भी ना हो। यस, दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ फैक्ट। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त। थैंक यू वेरी मच बहुत कुछ आशिर, सीखा आपसे। सो नाइस ऑफ यू। मतलब बेसिकली ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और बीइंग अ यूनिफॉर्म, ठीक है तो इंसान ही है ना, ऊपर यूनिफॉर्म हम पहन लेते हैं। मेरी ये होती थी, मेरा ये कसूल था कि जब मैं यूनिफॉर्म पहन लेता था तो घर के बारे में नहीं सोचता था, जब घर में होता था यूनिफॉर्म के बारे में नहीं सोचता था। बैलेंस था। ऑफिस जाना है, अपॉइंटमेंट में जाना है, जो कुछ मर्ज़ी घर में हो जाए, मुझे नहीं है। मैंने ये काम, मेरा पहले काम, घर आना है तो फिर घर के मामलात को सोचना है। दोनों चीज़ों को आप सेपरेट रखो ना, आपकी रिस्पेक्ट भी है, आपकी तरक्की भी है, और आपकी जो मामलात हैं उसमें सफाई सुथराई और बरकत है। सीधी बात, अल्लाह ताला बरकत देता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो इस हवाले से मुझे इस काबिल समझा कि मेरे अंदर से जो चीज़ें हैं वो आपने निकलवाई। आपका शुक्रिया, ये सिंध वाला सलाम। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।